ये कहानी पाकीज़ा आंचल हिंदी कहानी और कहानी विद माही के ओनर की अनुमति से अपलोड की जा रही है। तो प्लीज़ इस कहानी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, वरना ऑनर की तरफ से स्ट्राइक दिया जाएगा। मैं उसे बाहों में उठाकर कमरे का दरवाजा एक ठोकर से खोलकर कमरे में दाखिल हुआ और उसे बिस्तर पर पटक दिया। जज्बात की गर्मी से मेरा चेहरा लाल पड़ने लगा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर डालूं। उसने मेरे साथ इतना बड़ा मजाक किया होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और वो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। अचानक बिस्तर से नीचे आई और मुझे गिरबान से पकड़ लिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंधक बनाकर अपने घर में लाने की? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जरा सा मुंह क्या लगा लिया? तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। वो बहुत गुस्से से लाल पीली होकर मुझे धक्के देने लगी थी और मैंने मजबूती से उसके दोनों हाथ थाम लिए और उसे झकझोर कर रख दिया कि वो एकदम से सख्त सी मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में साफ हैरानी और लापरवाही थी जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके हाथ अपने सीने पर रखे और कहा कि एक पल के लिए ठहर कर जरा सा महसूस तो करो मेरे दिल की धड़कनें किस कदर शोर मचा रही हैं। तुम्हें अपने सामने पाकर तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया? इतना बड़ा और घटिया मजाक करते हुए मैं एकदम से रोने लगा था और वो बिल्कुल हैरान सी मुझे देखती गई। कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लगता है पागल खाने से भाग कर आए हो। मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं और तुम न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बोले जा रहे हो। मैंने कहा, अच्छा अभी तक तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ? तुम यही देखना चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे बिना जीता हूँ या मरता हूँ, इसलिए तुमने मुझसे वो सब कुछ ड्रामा किया। मगर तुम ये क्यों भूल गई कि तुम्हारी एक छोटी सी बेटी भी है जो तुम्हारे लिए इतना तड़प रही है? मैंने उससे किस तरह से सवाला था तुम नहीं जानती। और देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें इनमें जिंदगी नजर आती है? तुम्हारे बाद मैं अंदर से मर ही चुका था, बस हमारी बेटे के लिए जी रहा था, वरना मैं भी तुम्हारे साथ उसी झील में डूबकर मर गया होता। एकदम से मेरी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। मैं उसे बताना चाहता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वो कहने लगी, अब तो मुझे यकीन ही हो चला है कि तुम वाकई कोई साइको केस हो। तुम मुझे क्या समझ रहे हो? मैं तो तुम्हारे नाम तक से जानती नहीं। और मैं बिल्कुल हैरानी से उसे देखने लगा। फिर उसे दोनों कंधों से पकड़ लिया और अपने करीब किया। यूं उसका सीना मेरे सीने से टकरा गया। मैंने कहा, तुम धीरे धीरे हर चीज से वाकिफ हो जाओगी। लगता है पानी से ने तुम्हारी याददाश्त तुमसे छीन ली है, मगर मैं उसे वापस ले आऊंगा जब मैं तुम पर अपनी मोहब्बतें और चाहतें लुटाऊंगा। इतने दिनों की तड़प तुम्हें महसूस कराऊंगा तो तुम्हें सब याद आ जाएगा कि हम किस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अचानक मैंने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और वो डर कर पीछे हट गई। कहने लगी, मेरे करीब मत आना, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। वो भी जैसे रोने लगी थी। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे नहीं जानती, मेरे नाम से भी ना वाकिफ हो? मैं एक एक कदम उसके करीब जाकर उसे चैलेंज करने लगा। मैंने कहा, जिस इंसान का नाम तुमने अपने वजूद पर गुदवाया है उसका नाम तक याद नहीं तुम्हें? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ और पढ़कर बताता हूँ कि मेरा नाम क्या है। ये कहते ही मैंने उसे पीछे की ओर घुमा दिया, क्योंकि उसका चेहरा और सीना दीवार से जा लगा और उसकी कमर मेरी तरफ थी। मैंने उसके कंधे से कपड़ा हटाना शुरू कर दिया और वो जैसे थर थर कांपने लगी और सिसकने लगी। कहने लगी, मत करो ये सब, मैं बाकी तुम्हारी कुछ नहीं लगती। वो बेबसी से चिल्लाई थी, मगर तब तक मैं उसके कंधे को हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था और उसके दूधिया कंधे पर लिखा नाम अब बिल्कुल मेरे सामने थे। और उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसके कंधे पर मेरा नाम। चेन्नई के समुद्र के किनारे हम एक दूसरे का हाथ थामे नंगे पैर चल रहे थे। मेरे हाथों में वो हाथ था जिसे पाने के लिए मैंने बहुत जोखिम उठाए थे। लक्ष्मी मेरी मोहब्बत, मेरी जिंदगी और मेरा सब कुछ थी। उसकी संगत में मैं खुद को पूरा इंसान महसूस करने लगा था, क्योंकि जब तक वो मुझे नहीं मिली थी मैं खुद को अधूरा समझता था। और अब जब वो मिली थी तो दुनिया के सारे रंग जैसे मेरी आंखों में बस गए थे, क्योंकि लक्ष्मी मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। शादी के बाद पहली बार हम इस तरह समुद्र किनारे आए थे। वो बार बार मुझसे लिपटकर अपनी मोहब्बत का दीवानापन जता रही थी और मैं भी उसकी शरारतों का मजा उठा रहा था। हमारा कॉलेज से ही अफेयर था और 5 साल तक रिश्ते में रहने के बाद आखिरकार
हम एक खूबसूरत और सही रिश्ते में बन चुके थे। लक्ष्मी के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे क्योंकि उसके माँ बाप उसकी शादी कहीं और कराना चाहते थे। मगर हम एक दूसरे के लिए इतने पागल थे कि लक्ष्मी ने अपनी जान लेने की कोशिश की और शुक्र था कि वो बच गई। वो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी, इसलिए उन्होंने उसके आगे हथियार डाल दिए और आखिरकार उसका हाथ मेरे हाथ में दे दिया। और आज वही हाथ पकड़कर मैं बड़े मान से उसे समुद्र किनारे ले आया था। ये हमारा छोटा सा हनीमून ट्रिप था क्योंकि लक्ष्मी को समुद्र के किनारे बहुत पसंद थे। वो नंगे पैर रेत पर चलती हुई पानी में उतरने लगी। पानी की लहरें उसके पैरों को छू रही थीं और उसकी नंगी पडलियों से खेल रही थीं। मैंने उसे दूर से पुकारा और कहा कि आगे ज्यादा मत जाना। वो मुझे देखकर शरारती अंदाज में बोली, अगर मैं डूब गई तो तुम क्या करोगे? और अगर मैं जिंदा न बची तो क्या करोगे? क्या तुम भी मर जाओगे? और मैंने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपने पास खींच लिया। मैंने कहा, ऐसा मजाक कभी मत करना मेरे साथ, क्योंकि तुम जिंदा हो तो मैं जिंदा हूँ। तुम्हारे होने से मेरा वजूद पूरा है। खबरदार जो ऐसी बातें कभी भी की तो। और वो एकदम से शरारत से हंसने लगी, कहने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी, बस ये जानना चाहती थी कि अगर मैं ना रही तो तुम क्या करोगे? मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मैं भी मर जाऊंगा और फिर हमारी इस खूबसूरत जिंदगी में एक नई चीज का इजाफा हो गया, जिससे हमारी मोहब्बत की तमकीन हो गई और लक्ष्मी के अस्तित्व पूरा हो गया। वो एक चांद सी बेटी थी जो हूबहू लक्ष्मी जैसी थी। उसे अपनी गोद में भरकर हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। हमने उसका नाम पिंकी रखा था। लक्ष्मी और पिंकी के साथ मेरी जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, मगर शायद मेरी खुशियां भरी जिंदगी का अंत होने वाला था। पिंकी 1 साल की हो चुकी थी और हम उसका बर्थडे मनाने एक खूबसूरत सी झील पर गए थे, क्योंकि लक्ष्मी को समुद्र और झीलें बहुत पसंद थी। हमने वहां जाकर केक काटा और वीडियो व तस्वीरें बनाई। वो उन तस्वीरों में हम बिल्कुल एक पूरी फैमिली की तरह लग रहे थे। फिर लक्ष्मी के मन में न जाने क्या आया, कहने लगी, मुझे उस झरने के नीचे जाना है और खूब सारा पानी अपने ऊपर गिराना है। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, क्योंकि वहां तुम्हारे अकेले का जाना खतरे से खाली नहीं है। झील वहां से काफी गहरी है। कहने लगी, अगर मैं डूब गई तो तुम क्या करोगे? उसने फिर से वही सवाल किया था जो मेरे दिल में एक अजीब सी कसक और बेचैनी भर देता था। उसकी आंखों में शरारत की चमक थी और होठों पर वो नन्ही सी मुस्कान जो जैसे मेरे दिल की धड़कनों से खेल रही हो। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा मजाक मत किया करो। तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो तो जैसे मेरे दिल की धड़कनों को और उलझाने पर तुली थी। खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, ये मजाक हकीकत भी बन सकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। उसकी आवाज में एक नर्म सी मासूमियत और चुनौती का मिला जुला रंग था। मैंने उसे घूरते हुए धीमे से कहा, मोहब्बत के सबूत के लिए क्या तुम अपनी जान दे दोगी? मगर ये सुनकर भी वो रुकने वाली नहीं थी। उल्टा उसकी आंखों में और गहराई उतर आई, जैसे मेरे हर सवाल का जवाब उसके दिल में पहले से ही हो। मुझे इस पर गुस्सा भी आ रहा था और एक अजीब सा डर भी, जैसे कहीं वो कुछ ऐसा ना कर बैठे जो मेरी सांसें रोक दे। और फिर अचानक वो आगे की ओर भाग पड़ी। उसके बाल हवा में लहराए और उसकी हंसी जैसे पूरे जंगल में गूंज गई। मैं बेकाबू होकर उसके पीछे दौड़ने लगा। देखते ही देखते वो झरने के नीचे पहुंच गई और उस बेलगाम बहते पानी के हवाले अपना पूरा वजूद कर दिया, बाहें फैलाकर जैसे आसमान को गले लगाने लगी हो। पानी की बूंदें उसके चेहरे पर मोतियों सी चमक रही थीं और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान जैसे मुझे अपने पास खींच रही हो। मगर उसी पल उसने मुझे हाथ उठाकर पीछे जाने का इशारा किया। उसकी आंखों में शरारत थी और एक अजीब सी जिद थी। मैं ठिठक गया, लेकिन उसने जोर देकर कहा, पिंकी पीछे अकेली है, तुम जाओ, मैं बस अभी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। मेरे दिल में हजार सवाल थे, लेकिन उसके भरोसे को तोड़ने का मन नहीं किया। भारी कदमों से मैं वापस लौटा। पिंकी को देखा जो रोए जा रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके छोटे छोटे हाथ मेरे सीने से लगे थे और उसका रोना जैसे मेरे दिल को चीर रहा था। उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए मैं वापस लक्ष्मी की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि वो तो पानी को देखते ही पागल हो जाती है, कूद पड़ती है, और आज भी शायद वही कर रही थी। मुझे उसे जल्दी से वापस बुलाना था, उसे अपनी बाहों में भरकर यकीन दिलाना था
कि वो मेरी जिंदगी है, मेरी सांसों की वजह है। मगर जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मेरे कदम थम गए। सामने सिर्फ झरना था, पानी का तेज बहाव, और उसका नामो निशान तक नहीं था। मेरा दिल एक पल को रुक सा गया था, सांसें जैसे सीने में अटक गईं। अगर ये मजाक था तो ये दुनिया का सबसे बेहुदा मजाक था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि वो कहीं आसपास ही है, छिपकर देख रही है कि मैं कितना बेचैन हूँ, कितना टूट चुका हूँ। तभी एक कपल भी वहां आ गए थे। मैंने बिना सोचे उनसे कहा, जरा पिंकी का ध्यान रख लीजिए, मेरी बीवी नीचे कहीं खो गई है। मेरी आवाज कांप रही थी, डर मेरी रगों में दौड़ रहा था। उन्होंने पिंकी को थामा और जल्दी से कहा, जाइए, पानी का बहाव बहुत तेज है। आपकी बीवी वहां क्या कर रही थी? मेरे कानों में बस उनकी आवाज गूंज रही थी और मैं पागलों की तरह छलांग लगाकर उस जगह पहुंचा जहां कुछ देर पहले वो खड़ी थी। मगर अब वहां सिर्फ ऊपर से गिरता पानी था और नीचे बहती झील। उसकी गहराई में जाने से पानी सीधे नीचे नदी में गिर रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। मगर मैं बेतहाशा हाथ पांव मारते हुए उसे ढूंढ रहा था। पानी की हर बूंद मेरे सीने में एक सर्द खंजर सी उतर रही थी और दिल में बस एक ही दुआ थी, हे भगवान, उसे मेरी बाहों में लौटा दे, मेरी मोहब्बत को, मेरी जान को। और मेरा दिल भी उसी गहराई में डूबने लगा। मैं उसे पागलों की तरह पुकार रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, मगर शायद लक्ष्मी बहुत आगे चली गई थी, इतना आगे कि मैं उसे हाथ बढ़ाकर पकड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरा दिल अचानक थम सा गया जब मैंने देखा उसका लाल दुपट्टा पानी की तेज लहरों के साथ बहता हुआ दूर, बहुत दूर निकल चुका था। वो रंग जो मेरी जिंदगी में हमेशा खुशबू और नरमी भर देता था, अब बर्फीले पानी में ठंडी परछाई बनकर तैर रहा था। मेरी नजरें उसे पकड़ लेने के लिए तड़प रही थी। मेरा मन चीख चीख कर कह रहा था कि छलांग लगा दूं, उसे वापस खींच लाऊं, अपने सीने से लगा लूं। मगर इससे पहले कि मैं कुछ करता, अचानक ऊपर से पिंकी की टूटी हुई, डरी हुई आवाज आई, बाबा बाबा। मैंने ऊपर देखा तो मेरी नन्ही सी परी, मेरी जिंदगी का दूसरा सबसे अहम हिस्सा, मेरी तरफ हाथ फैलाए चारों कतार रो रही थी। उसकी आंखों में डर, उसकी छोटी छोटी उंगलियों का कांपना जैसे मेरी रूह को चीर गया हो। उस पल मुझे लगा मेरी धड़कन जैसे सांस लेने से इनकार कर रही है। मैं अपनी बेटी को नहीं खो सकता था। मैं जानता था कि अगर मैंने नीचे छलांग लगा दी तो शायद मैं कभी जिंदा लौटकर उसे अपनी बाहों में न भर पाऊं, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था और वहां कोई ऐसा भी नहीं था जिसे मैं मदद के लिए पुकार पाता। मेरे कानों में बस पिंकी की रुलाई गूंज रही थी और दिल में लक्ष्मी की हंसी, जो अब सिर्फ एक याद बनकर मुझे तोड़ रही थी। मैंने पिंकी के आंसुओं को अपनी आखिरी ताकत तक मनाकर खुद को रोक लिया और जल्दी से ऊपर की ओर भागा। मेरे कदम जैसे जमीन पर नहीं थे, हवा में गिर रहे थे। मैं इधर उधर मदद की तलाश में भाग रहा था। मेरे दिल में बस एक ही आवाज थी, कोई तो हो, कोई तो हो जो मुझे मेरी लक्ष्मी लौटा दे। वो दोनों अजनबी भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे, पिंकी को थामे हुए थे, जो अब भी रोए जा रही थी और हर पुकार के साथ मेरा दिल टुकड़े टुकड़े कर रही थी। मगर वहां कोई मदद नहीं थी, न कोई इंसान, और मोबाइल में सिग्नल तक नहीं कि मैं किसी को बुला सकूं। मैं वापस झरने की ओर दौड़ना चाहता था, उम्मीद की आखिरी किरण को पकड़ना चाहता था, लेकिन तभी उस लड़के ने मेरा बाजू कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन शब्द, वो शब्द जैसे मेरे दिल में किसी ने तेज चाकू घोंप दिया हो। अब बहुत देर हो चुकी है, आपकी बीवी बहुत दूर जा चुकी है। मेरे कानों में ये शब्द गूंज रहे थे जैसे किसी ने जिंदगी का दरवाजा बंद कर दिया हो। मेरी सांसें चल रही थीं, मगर मेरे अंदर की जिंदगी वो जैसे पानी के उस बहाव में कहीं गुम हो चुकी थी। मैं पिंकी को अपनी बाहों में भरकर वापस लौटा, लेकिन मेरा सीना खाली था, मेरी रूह आधी रह गई थी। मुझे लगता था कि शायद ये सब एक खेल था, एक इम्तिहान था जो लक्ष्मी ने मुझे आजमाने के लिए रचा। मगर अगर सच में ऐसा था तो उसने मेरे दिल को हमेशा के लिए एक वीरान बस्ती में बदल दिया है, कोई मजाक। और मैं अक्सर सोचता था, शायद किसी दिन अचानक मेरे सामने आ जाएगी, मुस्कुराते हुए कहेगी सरप्राइज, और मैं उसे अपने सीने से ऐसे भींच लूंगा कि फिर कभी उसकी परछाई भी मुझसे दूर ना हो सके। मैं उसे सांसों में कैद कर लूंगा, उसे आंखों में बसा लूंगा और फिर उसे दुनिया की हर मुश्किल से बचा लूंगा। मगर वो दिन कभी नहीं आया और देखते देखते पूरा 1 साल बीत गया। इस 1 साल में मैंने उस बेरहम झील के अनगिनत चक्कर लगाए थे, उसी पानी को घूरता रहा
जिसने मेरी मोहब्बत, मेरी खुशियाँ और मेरे जीने की वजह को निगल लिया था। मैंने आसपास की हर बस्ती, हर गांव में जाकर पूछा, क्या किसी ने किसी लड़की की लाश देखी है? क्या किसी को कोई अनजान लड़की मिली है? लेकिन जवाब हर बार वही था, नहीं। न किसी ने उसे देखा, न किसी ने उसके बारे में सुना, जैसे वो पानी के साथ बहकर किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। पिंकी भी अपनी माँ के बिना धीरे धीरे बदल गई थी। वो चिड़चिड़ी और चुप सी हो गई थी। मेरी माँ ही उसे किसी तरह संभाल लेती थी, वरना उसके रोने की आवाज़ रात भर मेरा सीना छलनी कर देती। लक्ष्मी के माँ बाप ने तो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उनकी आंखों में मैं एक मुजरिम था, और शायद ये सच भी था। अगर मैं उस दिन उसे वहां जाने से रोक देता तो शायद वो आज भी मेरे पास होती। अक्सर याद आता था जब वो पूछती थी, तुम मेरे बाद क्या करोगे, और मैं हंसकर कहता, मर जाऊंगा। मगर मैं नहीं मरा, क्योंकि पिंकी को देखकर जीने का एक बहाना मिल जाता था। उसकी हर हरकत में, उसकी हर मुस्कान में मुझे लक्ष्मी की झलक दिखाई देती थी। मैं जानता था मैंने उसकी उसकी माँ से जुदा किया है, लेकिन मैं अपनी बेटी से उसका बाप का प्यार नहीं छीन सकता था। और फिर आज पूरे 1 साल बाद किस्मत ने जैसे मेरे दिल पर दस्तक दी थी। मैंने उसे देखा। हाँ, वही जिसे मैंने पागलों की तरह ढूंढा था, जिसके लिए मैंने 1000 बार खुद से मिन्नतें की थी, वो जिंदा थी और आज मेरी आंखों के सामने चल रही थी। मैं ऑफिस के लिए घर से निकला था। रास्ते में सड़क किनारे नजर पड़ी, वो एक बुजुर्ग का हाथ पकड़े चल रही थी। शायद वो अंधे थे और उसे सहारे की जरूरत थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैंने तुरंत गाड़ी के ब्रेक दबा दी। टायर जमीन से चीख उठे। वो दूर थी, लेकिन मैं उसे लाखों के बीच भी पहचान सकता था। वो मेरी लक्ष्मी थी। उसके बाल अब सुनहरे रंग के हो गए थे। कंधे पर एक सफारी बैग था, चेहरे पर हल्की थकन, लेकिन वही नजाकत, वही अंदाज। 1 साल ने बस उसका रूप थोड़ा बदल दिया था, लेकिन उसकी रूह तो मैं आंखें बंद करके भी पहचान लेता। लेकिन एक सवाल सीने में खंजर की तरह चुभ गया, वो यहाँ क्यों थी और मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं पागलों की तरह गाड़ी से उतरा और भागता हुआ उसके पास पहुंचा। जैसे ही मैं उसके करीब आया, मैंने बिना सोचे उसका बाजू पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। मेरी सांसें तेज थीं, धड़कनें बेकाबू, और आंखों में नमी का समंदर उतर आया था। मेरे लहजे में मोहब्बत की प्यास और गुस्से की आंच दोनों थीं। वो एक पल को चौंक गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया। शायद मुझे पहचान गई थी, लेकिन अगले ही पल उसके होठों से गुस्से भरे शब्द निकले, क्या बदतमीजी है, छोड़ो मेरा हाथ, लफंगे कहेंगे। मगर मैंने उसका हाथ और कस के थाम लिया, जैसे अगर छोड़ दूंगा तो फिर हमेशा के लिए खो दूंगा। मेरी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन शब्द तेज थे। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? अंदाजा भी है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया? तुम इतना बड़ा मजाक मेरे साथ कैसे कर सकती हो? और वो बिल्कुल हैरान सी मुझे देखने लगी, कहने लगी, क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैंने कहा, घर चलो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने जोर से उसका बाजू पकड़कर गाड़ी में बिठाया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे डर हुआ कि कहीं ये अपनी जगह से हिल न जाए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड से चला दी। वो चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, तुम मुझे किडनैप करके ले जा रहे हो, तुम पर केस कर दूंगी, तुम जेल में सड़ोगे, तुम गाड़ी रोको। मगर मैं उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। बार बार मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगती, क्योंकि मैं खुद पर से काबू खो चुका था। मैं अपनी आंखें रगड़ता और फिर गाड़ी चलाने लगता। वो मुझे कंधे से पकड़कर झकझोर रही थी, कहने लगी, गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। मैंने कहा, कूद जाओ, वैसे भी तुम्हें कूदने का बड़ा शौक है ना, पूरा कर लो अपना शौक। अब मुझे भी उस पर गुस्सा आ रहा था। वो इतनी बेरहम कैसे हो सकती थी? मुझे सामने पाकर भी अनजान कैसे हो सकती थी? मैंने गाड़ी अपने घर के सामने रोकी, उसे गाड़ी से उतारा तो वो बेकाबू हो गई। अपना बाजू छुड़ा लिया। मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मेरे मजबूत वजूद में वो किसी चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी थी। मैं सीधा उसे अपने कमरे में ले गया, पैर की ठोकर से दरवाजा खोला और उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर पटक दिया और दरवाजा बंद कर दिया। पहले मैं उससे वजह जानना चाहता था कि उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया और अब अनजान क्यों बन रही है। वो एकदम से बिस्तर से उठी और मुझे जोर से धक्का दिया, कहने लगी, तुम होते कौन हो मुझसे जबरदस्ती करने वाले? मैंने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम पर पूरा हक रखता हूँ। और वो बिल्कुल फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। वो कहने लगी, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और तुम हद से बढ़ते जा रहे हो।
ये अच्छा तरीका है किसी लड़की को परेशान करने का। मैंने उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपने बेहद करीब कर लिया। हमारी टूटी बिखरी सांसें आपस में उलझने लगी। मैंने कहा, तुमने जो मेरे साथ मजाक किया है ना, वो माफ करने लायक नहीं है। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई अजनबी हूँ? क्या ये आंखें तुम पहली बार देख रही हो? कह दो कि तुम मुझे नहीं जानती। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, हाँ ये सच है, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। उसका ठंडा लहजा मुझे अंदर तक जला गया। मैंने अचानक से उसे पीछे घुमाकर दीवार से लगा दिया, यूं कि उसका मुंह और सीना दीवार से लग गया। फिर मैंने उसके बाल उसके कंधे से हटाकर एक तरफ किए और वहां से उसके कपड़े हटा दिए। वो कहने लगी, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा, मैं तुम्हें सबूत दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम जानती हो या नहीं। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने अपने कंधे पर मेरा नाम का टैटू बनवाया था? मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और तुम जान सको कि मेरा नाम क्या है। वो मेरे मजबूत हाथों में थर थर काँप रही थी और मैंने उसके कंधे को उस हर पर्दे से आजाद कर दिया। उसका दूधिया बेदाग कंधा देखकर मैं अपने होश खो बैठा। अचानक मैं उससे पीछे हटा और फर्श पर बैठता चला गया। मैं बिल्कुल गुमसुम सा बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, ऐसा भला कैसे हो सकता है? उसके कंधे पर मेरे नाम का टैटू कैसे गायब हो सकता है? वो अचानक पीछे पलटी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी, हो गई तसल्ली, मैं तुम्हारी लक्ष्मी नहीं हूँ, बल्कि मैं रागिनी हूँ और मैं तुम्हें वाकई नहीं जानती। शायद तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं अभी तक उसके चेहरे को देख रहा था। वो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी थी, जरा भी फर्क नहीं था। वही आंखें, वही नाक, वही होठ, वही आवाज। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगी, अब मुझे वापस जाना है। तुमने मेरा आज का दिन बर्बाद कर दिया। आज मैं एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी, मगर थैंक यू कि उसका टाइम गुजर गया। उसने तंजिया लहजे में कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मैं अभी तक सर पकड़े बैठा था। क्या मुझे उसे रोकना चाहिए या जाने देना चाहिए? मैं फैसला नहीं कर पाया। कुछ देर तक मैं वहीं हैरान सा बैठा रहा और अपना मुर्दा वजूद जैसे समेटकर कमरे से बाहर निकला। लॉन्च का मंजर देखकर मेरे होश फिर से उड़ गए, क्योंकि नीचे लॉन्च में मम्मा पिंकी को उठाए मुंह खोले रागनी को देख रही थी। उनके लिए भी ये स्थिति उतनी ही हैरान करने वाली थी जितना मेरे लिए। रागनी मम्मा से शायद कुछ बात कर रही थी। शायद उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही थी कि वो लक्ष्मी नहीं बल्कि रागनी है। और मम्मा को जैसे यकीन नहीं आ रहा था जैसे मुझे नहीं आ रहा था। मगर पिंकी बार बार रागनी की तरफ हाथ बढ़ा रही थी और रो रही थी, जैसे उसे अब तक अपने माँ का चेहरा याद हो। अचानक रागनी ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ लगा लिया, तो वो चुप हो गई और उसे देखने लगी। अपने नन्हे हाथ उसके चेहरे पर फिराने लगी और किलकारियां मारने लगी। और ये मंजर देखकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। काश कि मम्मा या पिंकी रागनी को न देखती और न ही उनकी उम्मीद टूटती। मैं नीचे लॉन्च में आया। मम्मा मुझे देखकर कहने लगी, राज बेटा देखो तो सही, ये तो बिल्कुल हमारी लक्ष्मी जैसी है। मम्मा की आंखों में आंसू थे और मेरी आंखें भी शायद नम थीं। मैंने अपनी मम्मा को कंधे से पकड़ लिया और अपने साथ लगा लिया। मैंने कहा, मम्मा ये हमारी लक्ष्मी नहीं है। मुझे लगा ये मेरी लक्ष्मी है, इसलिए मैं इसे घर उठा लाया। मगर मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं एकदम रागनी की तरफ बढ़ा जो पिंकी को प्यार कर रही थी। कहने लगी, कोई बात नहीं, अब मुझे अंदाजा हो चुका है कि मेरी शक्ल तुम्हारी बीवी से कितनी मिलती है। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, खुशगवार लहजे में कहा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। और मैंने पिंकी को उससे ले लिया। कहने लगी, बहुत प्यारी बेटी है, बिल्कुल मेरी जैसी लगती है। और मैं जख्मी सा मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कि हाँ, ये हूबहू अपनी मम्मा पर गई थी। ये कहते ही रागनी ने हमसे इजाज़त ली और वापस चली गई। मगर पिंकी बेचैन हो गई थी। वो शायद दोबारा अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी और मैं उसे देखकर और भी बेचैन हो गया। इतनी मुश्किल से हमने पिंकी को संभाला था और अब वो हत्थे से उखड़ गई थी। वो मम्मा के कंधे से लगी रोते रोते वहीं सो गई। मम्मा ने मुझे अपने साथ लगा लिया। कहा, बेटा मेरा तो यही मशवरा है कि अब तुम भी लक्ष्मी को भूल जाओ, वो कभी वापस नहीं आएगी। मेरे बेटे तुम शादी कर लो, क्योंकि पिंकी को एक माँ की बहुत ज़रूरत है और मैं खाली खाली नज़रों से
मम्मा को देखने लगा क्योंकि मैं लक्ष्मी के अलावा किसी को अपनी जिंदगी में लाने का सोच भी नहीं सकता था। मैं वहीं सोफे पर ढेर हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। बार बार रागिनी का चेहरा मेरी नज़र के सामने लहरा रहा था और मेरे दिल के तार हिलने लगे थे। अगली सुबह मैं ऑफिस गया तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही क्योंकि रागिनी अपनी सीवी लेकर मेरे ऑफिस पहुंच चुकी थी और वो मुझे देखकर उतनी ही हैरान थी जितना मैं उसे। मैंने कहा कि कैसा इत्तेफाक है, मुझे लगा था अब हम दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे, मगर तुम खुद चलकर मेरे पास आ गई। कहने लगी, क्या ये आपका ऑफिस है? मैं तो जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। और मैंने मुस्कुराते हुए उसका फाइल देखा। मैंने कहा, बैठ जाइए क्योंकि आपको इंटरव्यू के बिना ही जॉब पर रख लिया है। और वो हैरान हुई, कहने लगी कि आप मेरे चेहरे को अहमियत ना दें, बल्कि मैं अपने टैलेंट की बुनियाद पर जॉब हासिल करना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आपकी फ़ाइल मैं देख चुका हूँ और आप में काबिलियत है इस कंपनी में जॉब करने की। आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। और उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। कहने लगी, मुझे वाकई बहुत ज़रूरत थी जॉब की। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय कह दिया और वो चली गई। न जाने मेरे दिल में उसे दोबारा देखकर एक अजीब सी सरसरी सी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि उसे देखकर मुझे बार बार लक्ष्मी याद आ जाती थी। अब वो रोज मेरी आंखों के सामने रहेगी तो शायद मेरा दिल किसी हद तक बहल जाएगा। रागिनी को मेरे ऑफिस में जॉब करते हुए 1 महीना गुजर चुका था। वो काफ़ी काबिल और हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थी। उसके माँ बाप कोलकाता में रहते थे और वो यहाँ मुंबई में अपनी पढ़ाई के बाद जॉब की तलाश में निकली थी। रागिनी काफ़ी गरीब घराने की लड़की थी और उसके माँ बाप के सर पर काफ़ी कर्ज था और वो अपने घर की इकलौती ऐसी शख्स थी जो दिन रात मेहनत करती थी ताकि अपने हालात संवार सके। ऑफिस के अलावा एक कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करती थी। मैं उसके काम से काफ़ी प्रभावित हो चुका था। एक दिन मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे घर के हालात ठीक हो सकते हैं और तुम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हो। वो एकदम से हैरान होकर मुझे देखने लगी। क्या ये सच में? उसकी आंखों की चमक देखकर मैंने कहा कि हाँ, एक शर्त पर। कहने लगी, कैसी शर्त? और मैंने जो शर्त उसे बताई वो एकदम से बिल्कुल चुप सी हो गई थी। मैं कुछ लम्हे उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, फिर कहा कि मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं एक दिन में ही तुम्हारे हालात बदल सकता हूँ, मगर इसके बदले में तुम्हें अपना आप मुझे सौंपना होगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। उसने जब से तुम्हें देखा है उसके बाद से उसे संभालना मम्मा के लिए मुश्किल हो चुका है। उसने एक बार अपनी माँ को खोने का दुख झेला है। मैं दोबारा से उसे उस तकलीफ में नहीं देख सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम पिंकी की माँ बनकर मेरे घर में रहोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस एहसान के बदले में तुम जो कुछ मुझसे मांगोगी वो दे दूंगा। तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। अगर तुम्हें कभी लगे कि मैंने तुम्हारे साथ कोई भी ज़बरदस्ती या ज्यादती की है तो तुम उसी वक्त इस शादी को ख़त्म कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने जैसे उम्मीद से उसकी आंखों में देखा, मेरा दिल अंदर से ज़ोर से धड़क रहा था। अगर उसने इनकार कर दिया तो? वो कुछ देर तक अंदर उतरती नज़रों से मुझे देखने लगी, फिर एकदम से उठी और कहा कि मैंने अपनी शादी के लिए बहुत सारे ख्वाब सजाए हैं अपनी आंखों में। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी किसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो या किसी डील की सूरत में हो जिसके बदले में मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए या मेरे घर वालों के हालात बदल जाएं। मैं इन हालात को खुद ही बदल लूंगी। आपका शुक्रिया। रहा मामला पिंकी का, तो कुछ दिन बाद वो खुद ही संभल जाएगी क्योंकि वो अभी 2 साल की बच्ची है। ये कहते साथ ही वो फिर से निकल गई और मेरा दिल एक बार फिर से टूट गया। शायद वो किसी और लड़के को चाहती होगी, मैंने सोचा। मगर अगले रोज वो खुद ही आई और कहा कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और मैं जैसे खुशी से खिल उठा। मैंने कहा, एकदम से तुम्हारा प्लान कैसे बदल गया? कहने लगी, बस मजबूरी में इंसान अपने ख्वाबों और ख्वाहिशों से भी समझौता कर लेता है। मेरी माँ का कल फोन आया था। वो कह रही थी कि एक किराएदार उनको घर खाली करने का कह रहा है क्योंकि हम 4 महीने से किराया नहीं दे पाए। ये कहकर उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने साथ रखी अपनी चेकबुक से एक चेक पर साइन किए और काट कर उसे पकड़ा दिए। कहा कि ये मत समझना, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, क्योंकि जो एहसान तुम मुझ पर करने जा रही हो उसे मैं अपनी पूरी दौलत देकर भी नहीं चुका सकता।
वो हल्का सा मुस्कुरा दी, कहा कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की। और यूं मैंने रागनी से शादी कर ली। मम्मा की खुशी का कोई ठिकाना ना था और पिंकी भी बहुत खुश थी। उसकी जान नहीं छोड़ रही थी और मैं उसको देखकर खुश था। रागनी ने मेरे ऑफिस में जॉब करना नहीं छोड़ा था। वो ऑफिस में मेरे मैनेजर थी और घर में पिंकी की माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि उसे भी पिंकी पर बहुत प्यार आता था। मैंने उसे एक अलग रूम दे दिया था जिसमें वो पिंकी के साथ रहती थी। मैंने कभी उसे पति का हक नहीं दिया, न उसने मांगा। जैसे हम दोनों ही इस रिश्ते को एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही समझते थे। जिंदगी यूं ही नॉर्मल रूटीन की तरह चल रही थी। और रागनी मेरे घर के साथ साथ मेरे दिल की भी मालकिन बनने लगी थी। मैं जितना भी कोशिश करता खुद इस बात का पर यकीन दिलाने की कि वो सिर्फ और सिर्फ पिंकी की माँ है, मगर दिल मान ही नहीं रहा था। और अब मुझे रागनी सिर्फ इसलिए पसंद नहीं थी क्योंकि वो लक्ष्मी जैसी थी, बल्कि उसकी शख्सियत मुझे उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही थी। मगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे कह सकूं। मैं उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता था, शॉपिंग कराना चाहता था, उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, उसके साथ प्यार जताना चाहता था। मगर शायद वो तो पत्थर दिल थी, उसे सिर्फ और सिर्फ पिंकी का ख्याल था, मेरे दिल का ख्याल नहीं। मुझे कभी कभी लगता शायद वो किसी और लड़के से मोहब्बत करती होगी, इसलिए वो मेरी तरफ उसे कोई लगाव नहीं है। और एक दिन मैंने आखिरकार हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। उस रात हम एक साथ ही ऑफिस से वापस घर आए थे। वो रास्ते भर बिल्कुल खोई खोई सी रहती थी। मैंने कहा, क्या तुम मेरे घर में खुश नहीं हो? एकदम से चौंक कर कहने लगी, ऐसा मैंने कब कहा? बल्कि पिंकी तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। अब तो मुझे भी वो अपनी बेटी की तरह लगने लगी है। मैंने कहा, और मैं, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? और वो एकदम से चुप होकर मुझे देखने लगी, कहने लगी, क्या मतलब है आपका? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी बसती है और मेरे चेहरे में भी आप उसी को ढूंढते हैं। मैं जानती हूँ, उसने अफसोस के साथ कहा। मैंने एक झटके से गाड़ी रोक दी और उसे देखने लगा। मैंने कहा, इसलिए तुम मेरे करीब नहीं आती क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर मरता हूँ? कहने लगी, तो और क्या? क्योंकि कोई मुझसे मेरी शख्सियत की वजह से मोहब्बत करे, ना कि किसी दूसरी औरत की परछाई को मेरे अंदर ढूंढे। और मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था। मैंने उसके दोनों हाथ थाम लिए और कहा, मैं इतना बुरा इंसान नहीं जितना तुम मुझे समझती हो। और सच तो ये है कि मैंने लक्ष्मी का तुम्हारे अंदर ढूंढना छोड़ दिया है। मैं आगे बढ़ चुका हूँ क्योंकि लक्ष्मी मर चुकी है और वो कभी वापस नहीं आएगी। और हम मरे हुए लोगों के साथ मर नहीं सकते। उसके हाथ मेरे हाथों में कांपने लगे और बेकाबू होकर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। कहने लगी, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, आप उसे अभी तक नहीं भूले, हर वक्त उसे याद करते हैं। और मैं तो आपके नज़दीक सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी की माँ हूँ और मेरी हैसियत कुछ और भी नहीं। श- शादी के वक्त भी आपने यही कहा था कि तुम सिर्फ पिंकी की माँ की हैसियत से मेरी जिंदगी में शामिल होगी और मैंने इस बात को मान भी लिया। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये कहते ही वो जल्दी से गाड़ी से उतर गई और मैं बिल्कुल हैरान परेशान सा उसके पीछे चलने लगा। वो एक पेड़ के साए तले बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रूठ कर बैठ गई और मैं भी उसके साथ जाकर बैठ गया। मैंने कहा, मुझे लगा जैसे तुम किसी और को पसंद करती थी, वरना मैं कब से तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका होता। क्योंकि मैं तुमसे वाकई मोहब्बत करने लगा हूँ। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना कि किसी और की परछाई तुम में ढूंढता हूँ। क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया और वो मेरी आंखों में देखने लगी। अभी तक उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और मैं सच में नहीं जानता था कि वो क्यों रो रही है। एकदम से वो मेरे सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, मैं कोई पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ। मैं तो बहुत पहले ही आपकी शख्सियत से प्रभावित हो चुकी थी, मगर जबरदस्ती आपका दिल अपनी तरफ नहीं मोड़ सकती थी, इसलिए खामोश रही थी और आपका इंतजार करने लगी थी। मैंने भी इस शादी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं समझा, क्योंकि शादी को लेकर औरतें बहुत ही जज्बात से जुड़ी होती हैं। मैंने जब से आपसे शादी की है
तब से ही मेरे जज्बात आपके बारे में बदल चुके थे, मगर मैं पहल करना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं एक औरत हूँ। मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझसे मोहब्बत का इजहार करे और मैं अपना तन मन धन उसके हवाले कर दूं। रागिनी की बात सुनकर मैंने उसे अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ लिया। मेरी आंखों से भी आंसू बह निकले। वो कितनी प्यारी मासूम लड़की थी, मुझे उस पर टूट कर प्यार आ रहा था। मैंने कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें वो सारी खुशियाँ और मोहब्बत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तो मेरी ज़िंदगी में एकदम से बाहर आ गई है और मैं तुम्हें किसी और भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। इस पर जी भर कर मोहब्बत का इजहार करने के बाद मैं उसे घर ले आया और रात को जब वो पिंकी को लेकर अपने कमरे में जाने लगी तो मैंने उसे कलाई से थामा और अपने पास खींच लिया। मैंने कहा, क्या अब भी मुझसे अलग सोओगी तुम? और वो एकदम से शर्मा गई। कहने लगी, क्या मतलब है आपका? मैंने कहा, मैं एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से जुदा नहीं करना चाहता। आज के बाद पिंकी मम्मा के साथ कमरे में सोएगी और तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। क्या तुम्हें इस बात पर ऐतराज है? मैंने उसके बालों की लट को अपनी उंगली पर लपेटा तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसने पूरी तरह से खुद को मेरे हवाले कर दिया। बेशक आज की रात हमारी जिंदगी और हमारी मोहब्बत की शुरुआत की सबसे हसीन रात थी और ऐसी कई रातें मेरी जिंदगी का मुकद्दर बन चुकी थी क्योंकि रागनी को पाकर मैं फिर से मुकम्मल इंसान बन चुका था। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।